नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट D17 का पेपर है, जो कॉमन पेपर है। कोई भी स्पेशलाइजेशन हो HI, ID, VI सभी के लिए है, तो सभी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट यूनिट फर्स्ट मॉड्यूल है रिफ्लेक्शन ऑन लिटरेसी। 1.1 है लिटरेसी एंड करेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्टेटस एंड कंसर्न। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं लिटरेसी क्या है। लिटरेसी है मतलब जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे लिटरेट नहीं माना जाता है। मतलब अगर हम लिटरेट पीपल की बात करें तो उन्हें पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। साक्षर कहलाने के लिए किसी न्यूनतम शैक्षिक मानक या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यूनेस्को की एक डेफिनेशन है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है। इसमें क्या डेफिनेशन में है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, मतलब पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता। एबिलिटी टू इंटरप्रेट, व्याख्या करने की योग्यता, मतलब एक्सप्लेन करने की योग्यता। एबिलिटी टू क्रिएट, रचना करने की योग्यता। एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड कंप्यूट, मतलब संप्रेषण करने की योग्यता। ये सारी योग्यताएं लिटरेसी के अंदर आती हैं। इंडिया में एजुकेशनल लेवल फॉर लिटरेट पॉपुलेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिटरेट विदाउट एजुकेशन, मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, उन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी है, तो उनका जो आंकड़ा है वो है 4.60। ठीक है, बिलो प्राइमरी का जो है 19.40 है। प्राइमरी का है 24.30, और उसके बाद मिडिल का है 17.50, फिर उसके बाद सेकेंडरी का है 13.90, और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी का है 10.30, और उसके बाद नॉन एजुकेशनल डिप्लोमा और नॉट डिग्री, मतलब सिर्फ नॉन टेक्निकल डिप्लोमा जो होता है उसका है 0.20, और उसके बाद है नॉन टेक्निकल डिप्लोमा नॉट डिग्री जो 0.90 है। उसके बाद है ग्रेजुएट एंड एबव 8.90। ये आंकड़ा है, तो आप इसको याद कर सकते हो और लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करंट स्टेटस ऑन लिटरेसी, मतलब साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 2007 से 2012 के अंत में भारत में एक सकल नामांकन अनुपात GER को 17.9% तक पहुंचा दिया है, जो योजना अवधि की शुरुआत से 12.3% था। मतलब जब ये योजना स्टार्ट की गई तो इसका जो दर था ये 12.3% था, लेकिन अभी जो इसका GER है वो 17.9% है। भारत सरकार की 2012 से 2017 के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में तेजी से सुधार करने के लिए कई क्रांतिकारी पहल परिकल्पना की गई है। मतलब जो 2012 से 2017 के लिए जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई, उसमें हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीवियरल कह सकते हैं, मतलब क्रांति लाई गई कि जो हायर एजुकेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसमें क्वालिटी लाई जाए। आगे बढ़ते हैं। साक्षरता की वर्तमान स्थिति जो है 2015 के अंत में भारत में साक्षरता के बारे में तथ्य इस प्रकार थे, जैसे भारत दुनिया में सबसे अधिक निरक्षर वयस्कों का घर है। मतलब भारत में बहुत ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े हुए नहीं हैं। 287 मिलियन, जो वैश्विक कुल का 37% है। मतलब 287 मिलियन है, और उसमें 37% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मतलब लिटरेट हैं। स्कूल ना जाने वालों की संख्या है 47.78%। बच्चे लड़कियां हैं, जिसमें अगली जनगणना में उन्हें निरक्षर महिलाओं के रूप में गिना जाएगा, जिसका उनके बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। दलितों की साक्षरता के मामले में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे निचले 5 राज्यों में शामिल होते हैं।
India literacy rate in 2011, 2015 एंड 2018, मतलब इंडिया में जो लिटरेसी रेट है थी 2011, 2015 और 2018 में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2011 में। 2011 में थी यहाँ पे ओवरऑल जो है, ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ये ओवरऑल है, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है लेकिन मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। तो 69.3% है थी 2011 में ओवरऑल, ठीक है, लिटरेट पीपल की संख्या। फिर मैन की संख्या है जिसमें से थी 78.88%, और वुमेन की संख्या थी 59.28%। 2015 में ये जो संख्या थी 71 हो गई, 69 से 71 हो गई, और मैन की संख्या हो गई 78 से 80%, और वुमेन की संख्या हो गई 62.98%। फिर 2018 में 74%, 74.37% हो गई इनकी ओवरऑल संख्या, और मैन की थी 82.37, और वोमेन की हो गई 65.79%। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंकड़ा है इंडिया का। अब नेक्स्ट देख लेते हैं साक्षरता की वर्तमान स्थिति, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भारत की साक्षरता का दर 6 गुना बढ़ गया था। जैसे 2011 में 12% से 74% तक फिर भी भारत में निरक्षरों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। बिहार में महिला दलितों की साक्षरता 2011 में 38.5% है। ये भारत की प्रगति की प्रवृत्ति से बहुत पीछे है। ये भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर से अभी भी 30 साल पीछे है, जो 1981 में 43.7 थी। ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन इसमें आंकड़े आपको याद करने हैं और कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें करंट रेट्स एंड जो भी पूछेगा उसमें आंकड़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, भारत में 60 लाख बच्चे से मतलब 60 लाख बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं। 92% सरकारी स्कूलों में अभी भी आरटी अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है। महिला साक्षरता दर के मामले में भारत 135 देशों में 123वें स्थान पर है, और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में भारत चौथे स्थान पर है। श्रीलंका में महिला पुरुष अनुपात 0.97 है। बांग्लादेश में महिला पुरुष अनुपात 0.85% है। कुल स्कूली शिक्षकों में महिलाओं का प्रतिशत जो है 1991 में 29.3% से बढ़कर 2013-14 में 47.16 हो गया है। ठीक है, ये आंकड़े आप देख लेना और इसको आप याद कर लेना। कंसर्न्स अबाउट स्टूडेंट लिटरेसी, छात्रों की साक्षरता को लेकर चिंताएं, मतलब यहाँ पर लिटरेसी के अबाउट कंसर्न क्या है स्टूडेंट्स के, तो देख लेते हैं। मानव विकास की जो भी चिंताएं हैं, मानव विकास में शिक्षा की प्रभावशीलता को कभी कम करके नहीं आंका जा सकता। शिक्षा में समाज के हर घटक के लिए मौलिक है, मतलब उनके बेसिक राइट्स हो, चाहे वो कोई भी लिंग हो, शारीरिक हो, नस्लीय, आर्थिक, भौगोलिक, किसी भी आर्थिक स्थिति से या किसी भी से आया हो, देश से आया हो, सांस्कृतिक या भाषाई अंतर कुछ भी हो, शिक्षा एक राष्ट्र की ताकत है। एक विकसित राष्ट्र अनिवार्य रूप से एक शिक्षित राष्ट्र होता है। छात्रों की साक्षरता के बारे में चिंताएं, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के मोर्चे पर व्यवस्थित रूप से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। अपने समाज में सभी वर्गों तक पहुंचने में सराहनीय उछाल देखा है। देश के आर्थिक मोर्चे पर सुधार, संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार, इंटरनेट हो गया, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, और आगमन ने सभी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने में बहुत ही मदद की है। तो अब इसमें देख लेते हैं, साक्षरता शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार में बाधा डालने वाली कुछ बाधाएं नीचे सूचीबद्ध हैं। कौन कौन सी बाधाएं? जैसे यूजी पीजी कार्यक्रम है, उसमें अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो उनके पास नौकरी के बाजार में ज्यादा रोजगार की संभावना नहीं होती, मतलब आजकल जॉब मिलना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। वर्तमान समाज अंतःविषय ज्ञान की मांग करता है, जो वर्तमान उच्च शिक्षा प्रणाली में अधिक गायब सुविधाओं में से एक है। पाठ्यक्रम में कई वर्षों तक कमोबेश स्थिर रहता है, जबकि समाज में परिवर्तन और प्रवृत्ति त्वरित उत्तराधिकार में होती है, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है,
ठीक है, पाठ्यक्रम में वो नहीं होती है। जैसे बच्चे की नीड है उसके हिसाब से नहीं पढ़ाया जाता। जो परिवर्तन होते हैं समाज में वो चीजें नहीं बताई जाती है। जो बहुत दिन से चला आ रहा है, मतलब बहुत पुरानी चीजें हैं, उसको यूज किया जाता है। तो ये भी एक कंसर्न है लिटरेसी को लेके। 1.2 है रोल ऑफ लिटरेसी इन एजुकेशन, करियर एंड सोशल लाइफ। शिक्षा, करियर और सामाजिक कौशल में साक्षरता का महत्व। तो शिक्षा में साक्षरता का महत्व है। साक्षरता शिक्षा की क्या है, नींव है, मतलब एक बेस माना जाता है। अगर आपको पढ़ना लिखना आ गया तो आप एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं। ये व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने, सोचने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। अच्छे शिक्षण कौशलों के बिना छात्र समाज में प्रभावी तरीके से संवाद नहीं कर पाते। अगर अच्छा शिक्षण कौशल है तो आप कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। साक्षरता में पढ़ाई में सफलता मिलती है। उच्च छात्र शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। करियर में साक्षरता का महत्व। साक्षरता खासकर तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान और रोजगारों के अवसर को बढ़ाती है। पेशेवर दुनिया में संवाद लिखने की क्षमता महत्वपूर्ण है जो साक्षरता में आती है। अच्छे साक्षर व्यक्ति को बेहतर नौकरी, पदोन्नति और उच्च वेतन की संभावना होती है। मतलब अच्छी नौकरी मिल जाती है, आप को बहुत ज्यादा मतलब जो भी पद मिलता है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। मतलब उच्च शिक्षा मिल सकती है, डायरेक्शन आपका अच्छा होता है। करियर में साक्षरता का महत्व। साक्षरता खासकर तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान रोजगार के अवसरों को सॉरी ये हो गया। सामाजिक जीवन में साक्षरता का महत्व। साक्षरता सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाती है जिससे व्यक्ति समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं। ये विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार करने और समाधान खोजने में मदद करती है। साक्षरता से व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और समाज में समानता और न्याय की दिशा में योगदान दे सकता है। 1.3 है लिटरेसी थिंकिंग एंड सेल्फ एस्टीम। यहाँ पर साक्षरता, सोचने की क्षमता और आत्मसम्मान का महत्व क्या है वो देख लेते हैं। तो साक्षरता और सोचने की क्षमता, जो लिटरेसी है वो क्या करती है, जो थिंकिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ाती है। क्योंकि ये जो भी व्यक्ति होता है उसको नई नई जानकारियां मिलती है और उस पर वो एनालिटिकल थिंकिंग कर सकता है। मतलब विश्लेषणात्मक सोच, क्या सही है क्या गलत है, तो ये सोच मतलब उत्पन्न होती है व्यक्ति में। एक साक्षर व्यक्ति बेहतर तर्क कर सकता है, आलोचनात्मक विचार कर सकता है। कोई भी समस्या आए उसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है, वो उसको सॉल्व कर सकता है। ये व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से विचार करने और अपने फैसले लेने की क्षमता प्रदान करता है। सोचने की क्षमता और आत्मसम्मान। सोचने की क्षमता जैसे कि निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान करना व्यक्ति को आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है। जब व्यक्ति सोचने में सक्षम होता है तो अपने विचारों को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाता है, तो उसे अपनी योग्यता पर गर्व होता है। ये आत्मसम्मान को बढ़ाता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव, विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। साक्षरता और आत्मसम्मान। साक्षरता से व्यक्ति को शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आत्मसम्मान मिलता है। अगर आपको सोचने समझने का तर्क, मतलब सोचना समझना अच्छा आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, तर्क करना अच्छा आता है, तो आत्मसम्मान बढ़ता है। ये व्यक्ति को समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता का अनुभव करवाता है। साक्षरता व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से समझ सकता है और आत्मसम्मान बढ़ाने में सक्षम होता है। 1.4 में है लिटरेसी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश नीड एंड स्ट्रेटेजी। द्वितीय भाषा, लिटरेसी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। तो सेकेंड लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी भाषा है या इंग्लिश है। अंग्रेजी की साक्षरता, आवश्यकता और रणनीति। तो आवश्यकता क्या है, जैसे अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। वैसे जैसे इंडिया में बहुत लोगों को नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरीके से आती है। बाहर भी हम जा सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, तो वहां पर हम सरवाइव कर सकते हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। आवश्यकता क्या होती है, वैश्विक संचार। अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो दुनिया भर में संचार, व्यापार और शिक्षा का प्रमुख माध्यम है। ये दूसरी भाषाओं से कम्युनिकेशन स्थापित करने में मदद करता है। शिक्षा और करियर।
आजकल अधिकांश शैक्षिक पेशेवर संसाधन अंग्रेजी में उपलब्ध होते हैं। जैसे हमें कोई टॉपिक चाहिए, अगर हम सर्च करते हैं तो हिंदी में मे बी उतना अच्छा नहीं मिले, लेकिन इंग्लिश में वो टॉपिक बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जिससे क्या होता है, अंग्रेजी साक्षरता के बेहतर शिक्षा और करियर के अवसर मिलते हैं। संस्कृति और जानकारी तक पहुंच। अंग्रेजी साक्षरता से विभिन्न संस्कृतियों, साहित्य, शोध पत्रों तक पहुंच बनती है, जिससे ज्ञान का विस्तार होता है। रणनीति क्या है? अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर हम क्लास में कोई भी वर्ड बोल दें इंग्लिश का, तो ऐसे बच्चे मतलब हिंदी पढ़ाओ, तो हिंदी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप हिंदी नहीं पढ़ो, हिंदी पढ़ो, लेकिन अगर आप उसके साथ कोशिश करो सीखने की, तो मे बी आपको इंग्लिश टफ नहीं लगेगी। तो स्वतंत्र अध्ययन जो है, छात्रों को अंग्रेजी साहित्य, समाचार पत्र, वेबसाइट पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब हम स्वतंत्र अध्ययन कर सकते हैं, जैसे जो भी अंग्रेजी साहित्य आते हैं, समाचार पत्र है या वेबसाइट है, वो पढ़ते हैं, जिससे क्या होगा, भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी और भाषा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। सुनने और बोलने का अभ्यास, अंग्रेजी संवादों को सुनना और बोलने का अभ्यास, जैसे अंग्रेजी फिल्म देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, ऑडियो किताबें सुन सकते हैं। भाषा में सुधार, अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण पर ध्यान देना, नियमित अभ्यास से इसे सुधारना। इसके लिए हम जो भी ग्रामर है उसका उस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी टेंस है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है या जो भी है इंग्लिश में ग्रामर में, वो सारी चीज़ों पर हम ध्यान देके उनमें सुधार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने सुना है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतनी ज़्यादा आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा, पुख्ता होगा। सामाजिक रूप से अंग्रेजी का उपयोग, अंग्रेजी में बातचीत करने के लिए दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करना, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग, ऑनलाइन कोर्स ऐप जैसे ड्यूलिंगो है, बैबल्स है, कोर्सेरा है, इसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि ताकि अभ्यास की निरंतरता बनी रहे। 1.5 है ब्रेल। तो सबसे पहले ब्रेल क्या है? बेसिक ब्रेल लिटरेसी। तो ब्रेल क्या है? ब्रेल एक विशेष लेखन प्रणाली है जो किसके लिए यूज की जाती है? विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए विकसित की गई, जिसको लुइस ब्रेल ने डेवलप किया है। ठीक है, किसने किया है? लुइस ब्रेल। ये एक 6 बिंदुओं का संयोजन है जो विभिन्न रूपों से रचनात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं और पाठ को साकार करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर फोटो दिख रही होगी, तो इसमें 6 डॉट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम अगर ए की बात करते हैं, तो ए में 1 डॉट है, बी में 2 डॉट है। अब ये डॉट जो है इससे निर्धारित होता है, ये उभरे हुए फॉर्म में होते हैं, हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन विजुअल इम्पेयरमेंट किस तरीके से इनका यूज करते हैं, ये उभरे हुए होते हैं, तो उस पर टच करके वो इनको समझ सकते हैं। ब्रेल की संरचना, ब्रेल में 6 बिंदु होते हैं, जिन्हें 2 कॉलम और 3 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे आपने देख लिया, इसमें 2 कॉलम है और 3 पंक्ति हैं। ठीक है, प्रत्येक बिंदु का संयोजन एक अक्षर, अंक या चिन्ह को दर्शाता है। ठीक है, ब्रेल साक्षरता की आवश्यकता, ब्रेल साक्षरता दृष्टिहीन व्यक्तियों को शिक्षा, सूचना और संवाद के अवसर प्रदान करती है। ये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है और सामाजिक जीवन में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ब्रेल की रणनीति, सीखने की रणनीतियाँ क्या हैं? तो ब्रेल सीखने की रणनीतियाँ, धैर्य और नियमित अभ्यास। ब्रेल सीखने में समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, इसलिए नियमित अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, स्पर्श के माध्यम से पहचान, ब्रेल को जब हम टच करते हैं हाथों से, तो इससे लिखने की जो क्षमता विकसित करनी चाहिए। मतलब ब्रेल को हाथों से महसूस करके पढ़ने और लिखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। ब्रेल पुस्तकों और उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ब्रेल पुस्तक है, कार्ड है, उपकरण है, करके सीखने का अनुभव बढ़ा सकते हैं इससे। ब्रेल लिपि की पहचान, अक्षरों और संख्याओं की ब्रेल में पहचान करना, उन्हें नियमित रूप से अभ्यास करना। मतलब ए में कितने डॉट है, बी में कितने हैं, किस साइड पे हैं, किस पंक्ति में, किस कॉलम में है। तो अगर ये चीजें हमें याद होगी तो हम आसानी से पढ़ और लिख सकते हैं। मॉड्यूल 2 है रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग, मॉड्यूल 2 है रिफ्लेक्शंस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 1.1 है प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्स ऑन टेक्स्ट, पर्सनल, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल। पाठ के प्रति प्रतिक्रियाएं, व्यक्तिगत, रचनात्मक और आलोचनात्मक। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है, ये प्रतिक्रिया पाठक
की व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं विचारों पर आधारित होती है। मतलब ये जो प्रक्रिया है पाठ के प्रति, किसी भी टेक्स्ट के प्रति प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्स पूछा है तो पर्सनल देख लेते हैं। तो मतलब जो हमारे अनुभव होते हैं, भावना होते हैं, विचार होते हैं, उस पर आधारित होते हैं। ठीक है। पाठक पाठ को अपने जीवन से जोड़कर अपनी समझ और भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब पाठक का मतलब कौन होता है? जो लेखक होता है। ठीक है। उदाहरण, इस कहानी ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। अब हम जब भी उस चीज को पढ़ते हैं, कोई स्टोरी होती है, तो वो उससे हमारा अनुभव कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज है रचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिएटिव जो है। तो रचनात्मक रिस्पॉन्स जो है, क्रिएटिव रिस्पॉन्स है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया में पाठक पाठ के आधार पर कई नई रचनाएं, विचार या कला का निर्माण करता है। ये आलोचना से अलग और अधिक कल्पनाशील और नवीन होता है। ठीक है। जैसे क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? कुछ नया करना, कुछ अलग करना, नयापन। तो इस प्रकार अगर हम इसकी क्रिएटिविटी की बात करें तो इसमें जो आलोचना से अलग होती है, मतलब अधिक कल्पनाशील और नई चीजें होती हैं, नई नई कला निर्माण होते हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं इस कहानी का अंत बदलता तो ऐसा होता कि मतलब और ज्यादा आप सोचते कि इससे अच्छा लिख सकता हूँ, इससे अलग लिख सकता हूँ, अगर ये मैं लिखता तो ये होता। तो इसमें क्रिएटिव रिस्पॉन्स भी बढ़ता है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, क्रिटिकल रिस्पॉन्स जो है, आलोचनात्मक प्रतिक्रिया में पाठ की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अ, शामिल होती है। जब हम क्रिटिकल रीडिंग करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, गहन अध्ययन के बाद हमारी गहरी समझ उत्पन्न होती है, हम एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी पाठ है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें पाठक पाठ के विषय, पात्रों, लेखन शैली, संदेश और रचना संरचना का मूल्यांकन करता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है क्या करता है, जो भी विषय के पात्र होते हैं, लेखन शैली होती है, संदेश होते हैं, संरचना का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या है? कहानी में पात्रों का विकास बेहतर हो सकता है, घटनाएं अधिक सुसंगत होनी चाहिए थी। आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ये होता, अगर यहाँ पे ये लाइन होती तो ये और बेटर हो सकता था। तो ये है आलोचना, विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। 2.1 है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस एंड स्ट्रेटेजी अप्लाइड फॉर मीनिंग। 2.1 है मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस ऑफ रीडिंग प्रोसेस स्ट्रेटेजी अप्लाइड फॉर मीनिंग। तो यहाँ पर है पढ़ाई की मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस, प्रक्रियाएं और अर्थ प्राप्ति के लिए लागू रणनीतियां। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस क्या है। तो मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है सोचने और समझने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना। अगर हम मेटाकॉग्निशन की बात करें तो मेटाकॉग्निशन जो है वो होता है जैसे नॉलेज अबाउट नॉलेज, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, पढ़ने के बारे में, मतलब ज्ञान के बारे में ज्ञान, कि हम ज्ञान कैसे ग्रहण करते हैं, सोचने के बारे में सोचना, कि हम सोचते कैसे हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया जो होती है वो मेटा कॉग्निशन की होती है। तो मेटा कॉग्निशन अवेयरनेस क्या होता है? जो सोचने और समझने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना। ठीक है। यहाँ पर अवेयरनेस है। ठीक है। तो हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं। पढ़ाई के संदर्भ में ये विद्यार्थियों को ये समझने में मदद करता है कि कैसे पढ़ते हैं, किस तरह से जानकारी को समझते हैं, कैसे याद रखते हैं, मतलब विषय वस्तु को हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं, और जो भी विषय वस्तु है उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। पढ़ाई की प्रक्रियाएं, रीडिंग की प्रक्रिया, तो पूर्व निर्धारण, पहले पाठ पढ़ने से पहले लक्ष्य निर्धारित करना, ये सोचना कि इससे क्या जानकारी मिल सकती है। पढ़ाई के दौरान निगरानी, जब भी आप पढ़ते हैं तो अपनी समझ की जांच कर सकते हैं कि क्या मुझे ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है संक्षेपण और पुनरावलोकन। ठीक है। यहाँ पढ़ाई के बाद मुख्य मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखना और पुनः समीक्षा करना। मतलब हम इसको बोल सकते हैं रिव्यू एंड रिकैप्चुलेशन। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसको हम दोबारा, मतलब उसको एक समरी टाइप का लिख सकते हैं
और उसके बाद हम उसका रिव्यू ले सकते हैं कि हमने जो भी पढ़ा उससे हमारे जो भी पॉइंट थे वो क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है रणनीतियां लागू करना, जिसमें स्मरण रणनीतियां मतलब मेमोरी, किस तरीके से हम जानकारी को याद रख सकते हैं, मेमोराइजेशन स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हम उसका पुनरावलोकन और नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न पूछना, आस्क क्वेश्चन, तो सामग्री को समझने के लिए खुद से सवाल पूछना, जैसे ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये जानकारी कैसे जुड़ी है। सारांश बनाना, पढ़े गए पाठ का संक्षेप बनाना और अपने शब्दों में समझाना, समराइजेशन बोल सकते हैं। गति की निगरानी, जो भी हमारी मूवमेंट है, हम जो भी हमारी एक्टिविटी है उसकी हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पढ़ाई की गति को समझना, जब आवश्यक हो धीमा करके पढ़ना। अर्थ प्राप्ति के लिए मेटाकॉग्निटिव रणनीतियाँ क्या है, तो पूर्व ज्ञान का उपयोग, जो हमारा प्रायर नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज है उसका उपयोग कर सकते हैं, पहले से जो ज्ञान है उसे नए ज्ञान से जोड़ना। सोचने की रणनीति, थिंकिंग स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जानकारी को अच्छी तरीके से समझने के लिए विविध दृष्टिकोणों को सोच सकते हैं। रिकैप्चुलेशन एंड रिव्यू कर सकते हैं, जानकारी को बेहतर समझने के लिए उसे कई बार पढ़ सकते हैं। 1.3 है, सॉरी ये है आपका 2.3, डेवलपिंग गुड रीडिंग स्किल्स एंड हैबिट्स इन प्राइमरी लेवल स्टूडेंट, एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजी, आप सिलेबस से मिला लेना, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ पर है डेवलपिंग गुड रीडिंग स्किल्स, मतलब गुड रीडिंग स्किल्स और हैबिट किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं प्राइमरी लेवल स्टूडेंट का, तो उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी और स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। तो सबसे पहले प्राथमिक स्तर के छात्रों में अच्छी पढ़ाई कौशल और आदतें विकसित करना, गतिविधियों और रणनीति। अच्छी पढ़ाई के कौशल क्या होते हैं, अच्छी पढ़ाई के कौशल, बच्चों को बेहतर समझ, मतलब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनको चीजें याद हो जाए, वो जानकारी जो भी मिले उसको उसका एप्लीकेशन कर पाए, ठीक है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, वो एम्पावर हो सके, उनका जो फ्यूचर है वो बेहतर हो। ये है अच्छी पढ़ाई कौशल के महत्व या गुड रीडिंग स्किल्स हैं। गतिविधियां क्या करवा सकते हैं, कहानी पढ़ना, चित्रों के माध्यम से समझाना, जैसे स्टोरी पढ़ा सकते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन करवा सकते हैं, सारांश लिखवा सकते हैं। ध्यान केंद्रित करना, बच्चे को एक समय में एक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें, जैसे पूरी तरह से एक कहानी को पढ़ना। ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन में जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसमें समूह चर्चा के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूसरों से उस जो भी पढ़ा है उसको साझा कर सकते हैं, दूसरों से सीख सकते हैं। पढ़ाई के बाद क्वेश्चन करना, प्रश्न पूछना, जब वो पाठ पढ़ चुके हों तो उनसे सवाल पूछना, जिससे क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगी। रणनीतियाँ क्या बना सकते हैं, नियमित पढ़ाई, कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब रोज टाइम निकालना चाहिए पढ़ने के लिए ताकि उनकी आदत बने। चुनौतीपूर्ण लेकिन समझ में आने वाले पाठ, बच्चों को सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण पाठों का सामना कराएं ताकि उनकी समझ और कौशल धीरे धीरे बढ़े। सकारात्मक प्रतिक्रिया, बच्चों के अच्छे प्रयासों और सही उत्तरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें ताकि वह प्रोत्साहित महसूस करें। मल्टी सेंसरी दृष्टिकोण, पढ़ाई में चित्रों, संगीत और गतिविधियों का समावेशन कर सकते हैं, एडॉप्टेशन कर सकते हैं ताकि बच्चों का जो ध्यान है और रुचि है वो बनी रहे। 2.4 है, यहाँ पर वो सिलेबस में ही आपके पॉइंट वैसा था तो मैंने भी वो गलती से डाल दिया, तो आप उसमें देख सकते हैं। 2.4 है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट एट लर्निंग डिसेबिलिटी। यहाँ पर है सुनने में अक्षमता और सीखने में कठिनाई वाले, मतलब जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं और जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई की समझ का बुनियादी ज्ञान। तो पढ़ाई की समझ जो है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, पढ़ाई की समझ का मतलब है किसी लिखित सामग्री को पढ़कर उसे समझना, उसे मुख्य बिंदुओं को पहचानना और उस पर प्रतिक्रिया कर देना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, जब भी हम कुछ पढ़ रहे होते हैं, जो भी रीडिंग मटेरियल हमें मिला है उसको हम समझ पा रहे हैं, उसकी जो भी पॉइंट्स हैं उसको पहचान पा रहे हैं और उस पर रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं।
ठीक है, ये कौशल जो है बच्चों के बेहतर विचार विश्लेषण और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या करता है, जब आप आपके जो आइडियाज होते हैं वो बेटर हो सकते हैं और आप एनालिटिक मतलब उसका एनालिसिस कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान को अप्लाई कर सकते हैं। सुनने में अक्षमता और पढ़ाई की समझ, सुनने में अक्षमता और पढ़ाई की समझ, सुनने में अक्षमता वाले बच्चों के लिए पढ़ाई की समझ एक चुनौती हो सकती है क्योंकि वे शारीरिक रूप से सुनने के लिए कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब जब भी हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं तो वो सुन नहीं पाते, तो इसलिए उनके पास जो शब्द होते हैं वो बहुत कम डेवलप होते हैं, तो उनको लगता है कि वो साइन लैंग्वेज का यूज ज्यादा करते हैं, तो उनको लगता है कि अगर वो मतलब पढ़ने में उनको काफी कठिनाई होती है। इन बच्चों को दृश्य और हाथों की जानकारी प्राप्त करने का मतलब इनको साइन लैंग्वेज का यूज किया करना पड़ता है ज्यादा, ये विजुअल चीजों को ज्यादा वो करते हैं, जैसे पिक्चर हो गई उस पर ज्यादा ध्यान फोकस करते हैं, तो पढ़ने के लिए इनको एक चुनौती महसूस होती है। सीखने में कठिनाई वाले बच्चे जो होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, सीखने में इनको पाठ को समझने और आधारित सवालों का सही जवाब देने में मुश्किल करते हैं। जैसे आपने ये तारे जमीन पे अगर मूवी देखी होगी, उसमें जो ये बच्चा है वो जब भी बुक खोलता है तो उसके सामने जो भी पिक्चर है, जो भी वर्ड्स हैं वो डांस करने लगता है, जो भी शब्द है वो डांस करने लगता है, मतलब उसको समझ में नहीं आते, उड़े उड़े लगते हैं। सीखने में ये महसूस कर सकते हैं, ये बच्चों की जो मानसिक प्रक्रिया है जिसे ध्यान, याददाश्त और एनालिसिस में बाधा डाल सकता है। समझ को बेहतर बनाने के उपाय, दृश्य और चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों को तस्वीर और वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर सकते हैं ताकि दृश्य रूप से जानकारी समझ सके। साइन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, बच्चों को जो भी भाषा प्रशिक्षण देने में आसानी हो, विचारों को समझ सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं, तो उनसे हम कम्युनिकेशन करने के लिए साइन लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं। अभी तो टोटल कम्युनिकेशन आ गया, तो उस पे उसका यूज कर सकते हैं। संक्षिप्त और सरल वाक्य, मतलब छोटे और सरल वाक्य का उपयोग कर सकते हैं ताकि वो जो भी मटेरियल है उसको समझ सकें। संचार की विविध विधियां, जैसे साइन लैंग्वेज हो गया, पिक्चर हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को समग्र रूप से समझने में मदद मिल सके। पढ़ाई की गतिविधियां क्या हो सकती हैं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, बच्चों को उनको सही उत्तरों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। पुनरावलोकन, पहले पढ़े गए पाठों का पुनरावलोकन कराएं ताकि वे सामग्री को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मतलब पुनरावृत्ति या फिर हम बोल सकते हैं रिकैप्चुलेशन करवा सकते हैं। कन्वर्सेशन सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिससे बच्चों के जो भी सवाल जवाब हैं उनके सुन सकते हैं, उनको जवाब दे सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं और उनकी समझ को और गहरा किया जा सकता है। मॉड्यूल थर्ड है स्किल डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्डिंग ऑन टेक्स्ट। 3.1 है इंडिकेटर्स ऑफ टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर पाठ की समझ के संकेत को पूछा है। रिटेलिंग, पुनः कथन, समराइजिंग, आंसरिंग, प्रिडिक्टिंग, कमेंटिंग एंड डिस्कशिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें इंडिकेटर ऑफ टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, मतलब इसको समझ लेते हैं कि जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसको समझने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले है रिटेलिंग, पुनर्कथन। ये जो भी इंडिकेटर है, छात्र जब भी पढ़े गए पाठ को सही तरीके से समझता है या इसे मतलब रिटेलिंग, वो पाठ की जो भी घटनाएं हैं, मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में दोहरा सकते हैं। उदाहरण क्या होगा, कहानी में एक बच्चा था जो जंगल में खो गया, उसे घर वापस लौटने में मदद मिली। ठीक है, तो जो भी पढ़ा जाता है वो दोहराना रिटेलिंग कहलाता है। संक्षेपण, समराइजिंग, ये संकेत है छात्र ने विद्यार्थियों के मुख्य विचारों को संक्षेप में समझ लिया, जैसे पूरी कहानी है उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको छोटा करके हमने समझ लिया, उसको प्रेजेंटेशन उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जो कहानी का सार था, दोस्ती और साहस से हमें किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। उत्तर नेक्स्ट है आंसरिंग। पाठ के बारे में पूछे गए सवालों का सही स्पष्ट उत्तर देना ये दर्शाता है कि छात्र ने जो भी रीडिंग मटेरियल है उसको सही तरीके से समझा है और उससे आवश्यक जानकारी निकली है। जैसे हम उसके जो भी पात्र का नाम है वो पूछ लें तो वो नाम बता दे, जैसे उदाहरण में कहानी में मुख्य पात्र का नाम क्या है, तो बच्चे ने बोला राम। ठीक है, ये है आंसरिंग। प्रिडिक्टिंग, अनुमान लगाना, पाठ के प्रारंभ या बीच में आने वाली घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, ये दर्शाता है कि छात्र
की प्रवृत्ति और कथानक को समझने की कोशिश करता है। मतलब जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो जैसे थ्रस्टी क्रो है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अगर बच्चे ने पहले अनुमान लगा लिया कि हो सकता है इसको पानी मिल जाए, ठीक है, मतलब पाठ पढ़ने से पहले। तो वैसे ही उदाहरण है, मुझे लगता है अगली घटना में बच्चा जंगल से बाहर निकल जाएगा। कमेंटिंग, पाठ पर विचार करना, जो भी पढ़ा है उस पर विचार करना, व्यक्तिगत दृष्टिकोण देना। ये दर्शाता है कि छात्र पाठ के विषय में गहराई से समझ रहा है और उसे अपनी राय व्यक्त कर रहा है। उदाहरण क्या है, मुझे ये कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी क्योंकि ये दिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। डिस्कशिंग, चर्चा, पाठ के बारे में अन्य छात्रों या शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करना ये दर्शाता है कि छात्र ने पाठ को समझा, उसे दूसरों के साथ साझा करने में रुचि रखते हैं। उदाहरण क्या होगा इसमें, मतलब जब भी कुछ पढ़ते हैं तो वो अपनी क्लासमेट्स या टीचर्स के साथ उसको साझा करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। जैसे कि क्या आपने कहानी में पात्रों के बीच संघर्ष को समझा, आइए हम इसे साथ में चर्चा करें। ठीक है, तो ये है इंडिकेटर्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट है 3.2 प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्डिंग ऑन टेक्स्ट, जिसमें यूजिंग द इंडिकेटर फॉर रिक्रिएशनल रीडिंग मटेरियल, नैरेशन एंड स्कूल टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन। मतलब पाठ के प्रति प्रतिक्रियाएं, संकेतों का उपयोग करके, मनोरंजन पठन सामग्री, कथाएं और विद्यालय पाठ्य पुस्तकें, विवरण। तो सबसे पहले मनोरंजन पठन सामग्री, कथाएं के लिए प्रतिक्रिया या फिर नरेशन जो भी है उसके लिए प्रतिक्रिया क्या है, तो बच्चों को जब भी कहानी पढ़ाते हैं तो उसे शब्दों में दोहराने के लिए रिटेलिंग करवा सकते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि उन्होंने कथा को, जो भी उसमें स्टोरी है उसको समझा है। उदाहरण के रूप में कहानी में एक साहसी बच्चा था जिसने एक कठिन यात्रा की। संक्षेपण होगा बच्चों को कहानी के प्रमुख बिंदुओं को संक्षेप में बताना। उदाहरण क्या होगा, कहानी का मुख्य विचार है कि दोस्ती और मेहनत से हम बड़ी बड़ी मुश्किलें हल कर सकते हैं। प्रिडिक्टिंग, अनुमान लगा सकते हैं अगले भाग में क्या होगा। टिप्पणी करना, कमेंटिंग, बच्चों से कहें कि वे आसानी से अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, मतलब वो कमेंट दे सकते हैं, इस कहानी से हमें ये मैसेज मिला, बहुत रोचक लगी, मुझे बहुत साहस का महत्व तो समझ में आया, इस तरीके से। नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्य पुस्तक विवरण के लिए प्रतिक्रियाएं। तो रिटेलिंग में बच्चों से पाठ के मुख्य तथ्यों को संक्षेप में दोहराने के लिए कह सकते हैं, समराइजिंग करवा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं उन चीजों पे। तो ये हम नरेशन करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, वो जितना ज्यादा डिस्क्रिप्शन करेंगे उसका पाठ का, उतना ज्यादा उन्हें वो चीजें समझ में आएंगी। 3.3 है practicing responding to text using the indicators for reports, policy documents and news exposition and editorial, academic articles, advertisement, copy, resume, argumentation। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा है पाठ की प्रतिक्रियाएं संकेतों का उपयोग करके, रिपोर्ट, नीति, दस्तावेज, समाचार, व्याख्याएं, संपादकीय, शैक्षिक लेखक, विज्ञापन, बायोडेटा और तर्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट, नीति, दस्तावेज, समाचार, व्याख्याओं के लिए प्रतिक्रिया क्या होगी। पहले रिटेलिंग करवा सकते हैं, जो भी समाचार पत्र या रिपोर्ट पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे उसको दोहराने के लिए कह सकते हैं और उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको समझ सकते हैं। उदाहरण क्या होगा, जैसे समाचार में बताया गया कि स्कूल में नए कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ। उनसे समराइजिंग करवा सकते हैं, जो भी रिपोर्ट और न्यूज़पेपर है उसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो बताने के लिए कह सकते हैं। उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी समाचार या रिपोर्ट पढ़ी है उन्होंने, उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में किस कारण से जलवायु परिवर्तन के बारे में नीति बनाई, सरकार ने पर्यावरण संकट को गंभीर रूप में लिया या नहीं। इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चर्चा करना, छात्रों को रिपोर्ट या समाचार के विषय पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं ताकि वे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा है वो डिस्कस करने के लिए कह सकते हैं। संपादकीय, शैक्षिक लेख, विज्ञापन, बायोडेटा, तर्क के लिए प्रतिक्रिया है, इसमें भी रिटेलिंग करवा सकते हैं। शैक्षिक संपादकीय, जो भी शैक्षिक लेख का सार है उसे पुनः प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को कह सकते हैं।
ठीक है, समराइजिंग करवा सकते हैं उनसे, आंसरिंग, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी संपादकीय शैक्षिक लेख हैं, विज्ञापन है, बायोडेटा है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिस्कशन करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनकी तर्क शक्ति और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा। 3.4 है प्रैक्टिसिंग वेब सर्च रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग। इसमें है वेब सर्च पढ़ाई और समग्र पढ़ाई का अभ्यास। वेब सर्च से प्राथमिकता और लक्ष्यों का निर्धारण। जब भी वेब पर जानकारी ढूंढे, पहले ये तय करें कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको किस रेफरेंस में चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए वो किस रेफरेंस में चाहिए। ये समय और प्रयास को बचाने में मदद करता है। जैसे हम एक चीज ढूंढते हैं, जैसे हमने एडॉप्टेशन ढूंढा, अब एडॉप्टेशन का मतलब बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आती हैं, लेकिन हम किस संदर्भ में ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के संदर्भ में ढूंढ रहे हैं एडॉप्टेशन, तो हम वहां पर लिख सकते हैं एडॉप्टेशन फॉर HI। ठीक है, जिससे क्या होता है, सही जानकारी मिल सकती है। सर्च इंजन जैसे आपका गूगल है, क्रोम है, सॉरी विंग है, बहुत सारे हैं, फायरफॉक्स है, जिसके द्वारा हम सही जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। सटीक कीवर्ड का चयन कर सकते हैं, सटीक कीवर्ड का प्रयोग करें ताकि आप आवश्यक जानकारी तक पहुंच सकें। जैसे समय प्रदर्शन प्रबंधन के टिप्स के बजाय बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर स्टूडेंट, इस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। विश्वसनीय स्रोतों की पहचान, हमेशा विश्वसनीय और प्रतिष्ठित वेबसाइट से ही जानकारी लिए, जैसे गवर्नमेंट है, एजुकेशन है, या विश्वसनीय समाचार साइट्स हैं, वहां से हम जानकारी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि विकिपीडिया से नहीं लेना चाहिए, और सच में नहीं लेना चाहिए, उसमें कोई भी एडिट कर सकते हो, वो ज्यादा रिलायबल नहीं है। तो हमें जानकारी हम कहाँ से ले रहे हैं, एक वैलिड वेबसाइट जो होती है उससे लेनी चाहिए। सूचनाओं की समीक्षा, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद उसका मूल्यांकन करें कि जो भी जानकारी हमने ढूंढी है वो सही है या नहीं। रीडिंग, सुनिश्चित करें कि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, पाठ को ध्यान से पढ़ें ताकि आप प्रत्येक बिंदु को की जानकारी को समझ सकते हैं। समझने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकते हैं। जब आप किसी का भी आर्टिकल पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित करें और उनको नोट्स बनाएं, सवाल पूछ सकते हैं। पढ़ाई और गति को नियंत्रित करें, आसान सामग्री को जल्दी पढ़ें, लेकिन जटिल कठिन सामग्री धीरे धीरे और गहराई से पढ़ें। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग क्या होगी, विभिन्न दृष्टिकोणों से पढ़ाई, पाठ को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करें, जैसे लेखक का उद्देश्य, संदर्भ और उसके द्वारा प्रस्तुत विचार। मुख्य बिंदुओं को पहचानना, पाठ के मुख्य बिंदुओं, विचारों और संदेशों को पहचानने की कोशिश करें, उन्हें संक्षेप में लिखें। पुनरावलोकन और समीक्षा कर सकते हैं, पढ़ाई के बाद आपने जो कुछ भी पढ़ा उसे पुनः पढ़ें और समझें। किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को याद करने के लिए पुनरावलोकन करें। मॉड्यूल 4 यूनिट 4 है रिफ्लेक्टिंग अपॉन राइटिंग एज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ प्रोसेस, कंटेंट, इंटेंट, ऑडियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। लिखाई या लेखन को एक प्रक्रिया के रूप में समझना, सामग्री, इरादा, दर्शक और संगठन। तो इंटेंट क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। लेखन का इरादा, इरादा, इंटेंट का मतलब इरादा होता है। तो लेखन का इरादा ये निर्धारित करता है कि लेखक क्या संदेश देना चाहता है। मतलब जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं जो लिखी हुई है किसी के द्वारा, तो उसमें कोई ना कोई संदेश होता है। तो सबसे पहले हमारा इंटेंट फिक्स होना चाहिए कि हमें क्या लिखना है, हमारा उद्देश्य क्या है। ये पढ़ने वालों को प्रभावित करने और जानकारी देने या विशेष कार्रवाई के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य हो सकता है। नेक्स्ट है ऑडियंस। जब भी हम कुछ लिख रहे हैं, लेखन में दर्शक की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेख की शैली, भाषा, विषय वस्तु सीधे दर्शक पर, ऑडियंस पर निर्भर करती है। ऑडियंस किस तरीके से कैच करता है, भाषा कैसी है, समझने योग्य है या नहीं है, विशेषज्ञों के लिखते समय तकनीकी भाषा का उपयोग किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। अच्छे लेखन में विचारों का स्पष्ट और तार्किक रूप से संगठन होना चाहिए। ये पाठ को समझने और पाठक को समझने में मदद करता है कि संदेश कैसे और क्यों प्रस्तुत किया। मतलब ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जो भी लिखा है वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इस लेख को उपयुक्त परिचय, मध्य भाग, निष्कर्ष में विभाजित करना। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका मिडिल पार्ट, फिर बाद में कंक्लूजन होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखें ताकि आसानी से समझ में आए। 4.2 है अंडरस्टैंडिंग
राइटिंग एज अ प्रोसेस, लैंग्वेज, ग्रामर, वोकेबलरी और स्पेलिंग। मतलब राइटिंग की प्रोसेस, लेखन एक प्रक्रिया के रूप में समझना, जिसमें भाषा, व्याकरण, शब्दावली और वर्तनी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखन में प्रक्रिया के रूप में समझना। सबसे पहले ग्रामर। व्याकरण में जब भी हम कुछ लिखते हैं तो जो हमारे वाक्य की संरचना है वो स्पष्ट और व्यवस्थित है। सही व्याकरण का उपयोग वाक्यों को समझने में मदद करता है। तो सही तरीके से जो भी वाक्य है, मतलब जो भी वाक्य है उसको सही तरीके से व्यवस्थित करना, उसमें ग्रामर का यूज करना। नेक्स्ट है शब्दावली। शब्दावली जो है जिसमें शब्दावली का चयन लेख के प्रभाव को बढ़ाता है। तो उपयुक्त और विविध शब्दों का उपयोग लेखन को रोचक और प्रभावी बना सकता है। जैसे दुखी के बजाय विषादग्रस्त, मतलब सिंपल होना चाहिए। ऐसे शब्द जो ऑडियंस को पसंद आए का उपयोग अधिक प्रभावी हो सकता है यदि उचित संदर्भ हो तो। वर्तनी। सही वर्तनी का उपयोग लेखन को पेशेवर और समझने योग्य बनाता है। गलत वर्तनी में पाठक भ्रमित हो सकते हैं, मतलब भ्रम में आ सकते हैं। लेख की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ सकता है। जो स्पेलिंग हो वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। समझ की वर्तनी सही है तो समझ होना चाहिए। लोग समझ नहीं होना चाहिए, समझ होना चाहिए। समझने के प्रमुख बिंदु जो हैं, लेखन में भाषा का सही उपयोग पाठ को प्रभावी, स्पष्ट और आकर्षक बनाता है। व्याकरण, शब्दावली और वर्तनी पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि लेख सही हो और उच्च गुणवत्ता का हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग राइटिंग एज अ प्रोसेस। यहाँ पर है सरफेस मैकेनिक्स, हैंड राइटिंग, नीटनेस, अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग। तो लिखाई को एक प्रक्रिया के रूप में समझना। सतही यांत्रिकी, सरफेस मैकेनिक्स बोल सकते हैं। हस्तलेख मतलब हैंड राइटिंग, सफाई, संरेखन और रिक्ति, स्पेसिंग। तो सबसे पहले हस्तलेख देख लेते हैं। अच्छी और स्पष्ट राइटिंग लेखन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। इसे पाठक को, मतलब जो भी पढ़ता है उसको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। संदेश आसानी से समझ में आता है। उचित आकार और स्पष्ट अक्षरों का उपयोग करें ताकि लेखन सुलभ हो। ठीक है। नीटनेस होनी चाहिए। जब भी आप कुछ लिखते हैं तो सुव्यवस्थित लिखाई होनी चाहिए। मतलब उस पे ज्यादा मतलब गंदा नहीं फील हो, अव्यवस्थित नहीं हो, जिससे परेशानी हो सकती है पाठ को पढ़ने में। उदाहरण, जैसे किसी शब्द में गलती हो तो उसे मिटाकर सही तरीके से लिखें, ना कि उसके ऊपर क्रॉस करें। अलाइनमेंट होना चाहिए। संरेखण, लेखन का सही संरेखण महत्वपूर्ण है ताकि ये व्यवस्थित रूप से दिखे। जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो लेआउट है पेज का वो सही होना चाहिए। संरेखण में लेखन को सहज और पढ़ने में आसान बनाया जा सकता है। एक ही वाक्य एक ही दिशा में, जैसे बाईं से दाईं, व्यवस्थित होना चाहिए। स्पेसिंग जो है, उचित स्पेसिंग का उपयोग लेखन को अधिक स्पष्ट और पढ़ने योग्य बनाता है। शब्दों के बीच उचित अंतर होने चाहिए और पंक्तियों के बीच पर्याप्त स्पेस होना चाहिए। जैसे उदाहरण क्या हो, शब्दों के बीच अधिक अंतर ना छोड़े लेकिन पंक्तियों के बीच एक पर्याप्त वो कर सकते हैं स्पेसिंग, ताकि लेखन साफ दिखे। सॉरी। 4.4 है प्रैक्टिसिंग सेल्फ एडिटिंग एंड पीयर एडिटिंग ऑफ सैम्पल टेक्स्ट। जिसमें सेल्फ एडिटिंग जो है, पाठ की समीक्षा। जब भी हम कुछ लिख लेते हैं तो उसके बाद सेल्फ एडिटिंग, सबसे पहले खुद देखें कि मतलब पाठ की समीक्षा कर सकते हैं। लिखें, पाठ को ध्यान से पढ़ें, देखें कहीं व्याकरण और वर्तनी या विराम चिन्ह चिन्ह की गलतियां नहीं, मतलब ग्रामर की कोई मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। संगठन और संरचना, ये सुनिश्चित करें कि विचारों का प्रवाह सही है, वाक्य ठीक से जुड़े हैं, पैराग्राफ को उचित तरीके से विभाजित करें। स्पष्टता, सुनिश्चित करें कि विचार स्पष्ट है और जो भी पढ़ रहा है उसको कोई भ्रम नहीं हो। भाषा और शैली, ये देखें कि उपयुक्त जो भी भाषा और शैली उपयुक्त है, लेखन की शैली पाठ के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं। उसके बाद पीयर एडिटिंग करवा सकते हैं। जैसे सहकर्मी हैं जो मतलब पीयर ग्रुप हैं, उनसे संपादन करते समय ये जरूरी है कि संपादन और लेखक दोनों का उद्देश्य पाठ को सुधारना हो। मतलब जिसको आप दे रहे हो उसका समान उद्देश्य हो कि वो आपका जो भी लेसन है उसको सुधारे। निर्देशों का पालन करें। सहकर्मी को निर्देश दें कि वर्तनी, व्याकरण और पंक्तियों के बीच सही अंतर और विचारों की स्पष्टता पर ध्यान दें। रचनात्मक प्रतिक्रिया, सहकर्मी को सकारात्मक और
रचनात्मक प्रतिक्रिया क्रिया देनी चाहिए ताकि लेखक को सुधार करने में मदद मिले। संभावित सुधार सुझाव, सहकर्मी को सुझाव के लिए स्पष्ट सुझाव देने चाहिए, जैसे कि वाक्य को छोटा करना या शब्दों का चुनाव करना। प्रत्येक संपादन प्रक्रिया में ध्यान रखने योग्य बिंदु, सकारात्मक और आलोचनात्मक दोनों प्रतिक्रियाएं, दोनों प्रकार की सही प्रक्रिया देने में लेखक को अपने लेख को सुधारने के लिए सही दिशा मिलती है, जिसमें विस्तृत ध्यान केवल वर्तनी और व्याकरण ही नहीं बल्कि पाठ की समग्र संरचना, उद्देश्य और शैली पर भी ध्यान देना चाहिए। समय का प्रबंधन, संपादन के लिए समय निकालें और ताजगी से संपादन करें ताकि आप बेहतर तरीके से त्रुटियां पकड़ सकते हैं। मतलब जब आपका फ्रेश माइंड हो तब आप उसका संपादन करें। 4.5 है प्रैक्टिसिंग इवेल्युएटिंग स्टूडेंट राइटिंग यूजिंग पैरामीटर्स, प्रोडक्टिविटी, करेक्टनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिटरेसी रिचनेस। तो छात्रों की लेखन का मूल्यांकन पैरामीटर का उपयोग, पैरामीटर क्या होंगे? उत्पादकता, शुद्धता, जटिलता, पाठ संगठन और साहित्यिक समृद्धता। मतलब जो पैरामीटर है वो क्या है? प्रोडक्टिविटी, करेक्टनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड लिटरेसी रिचनेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोडक्टिविटी। ये पैरामीटर ये मापता है कि छात्र ने कितनी मात्रा में लेखन किया है। उत्पादकता का मतलब केवल शब्दों की संख्या नहीं बल्कि विचारों का संप्रेषण और विषय पर ध्यान केंद्रित करना है। मूल्यांकन कैसे करेंगे? छात्र का लेखन पूरा हुआ है या नहीं, उसने विषय को कितनी गहराई से कवर किया है, ये देखा जाता है। उदाहरण, एक छात्र ने छोटे समय में विस्तृत और सुसंगत लेख तैयार किया है तो उसकी उत्पादकता अच्छी मानी जाती है। करेक्टनेस क्या होगी? उसकी शुद्धता। शुद्धता से तात्पर्य क्या है? मतलब जो लेखन में व्याकरण है, जो स्पेलिंग है, विराम चिन्ह है, उसका सही से उपयोग किया गया है या नहीं। मूल्यांकन, लेख में गलतियां कम से कम होनी चाहिए ताकि विचारों का संप्रेषण सही तरीके से हो सके। बच्चे, यदि छात्र ने बच्चे को खेलने दो के बजाय खेलना दो लिखा है तो ये शुद्धता की कमी हो सकती है। जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता ये मापती है कि छात्र के लेख में विचारों की कितनी गहराई से प्रस्तुत किया है, विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किए हुए हैं। मतलब छात्र ने जो भी वाक्य है उसको सही, उसकी जो संरचना है उसको सही, सरल या जटिल तरीके से संरचनाओं का उपयोग किया है, जो भी चीजें उसको विस्तार से समझाया है या नहीं। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि छात्रों ने अपने लेखन को कैसे व्यवस्थित किया, इसमें स्पष्ट परिचय, मध्य भाग और निष्कर्ष है या नहीं, मतलब इंट्रोडक्शन है, मिडिल पार्ट सही है या नहीं और उसमें कंक्लूजन है या नहीं। ठीक है। लिटरेसी रिचनेस का मतलब होता है साहित्यिक समृद्धता का मतलब है छात्रों ने लेखन में साहित्यिक उपकरणों का जैसे उपमा, रूपक, अलंकार आदि का उपयोग किया है या नहीं। जो भी ग्रामर की चीजें हैं, व्याकरण की चीजें हैं, वो यूज की है या नहीं की है। जिससे क्या होता है, छात्र ने रचनात्मकता और विविधता से भाषा का उपयोग किया जिससे लेख में एक अलग गहराई आकर्षक आता है। मॉड्यूल 5 है प्रैक्टिसिंग इंडिपेंडेंट राइटिंग। 5.1 में पूछा है प्रैक्टिसिंग राइटिंग पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, एसे, स्टोरीज। तो लेखन का अभ्यास, चित्र विवरण, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, विचारों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, यस, एसे, निबंध, कहानियां। तो सबसे पहले पिक्चर डिस्क्रिप्शन, विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करें, चित्र में जो दृश्य दिख रहे हैं उसे विस्तार से सटीक रूप से शब्दों में व्यक्त करें। मतलब इसमें लिखने के लिए सबसे पहले पिक्चर दिखा के इसमें क्या है, वो जो भी शब्द हैं, जो भी पिक्चर में मतलब जो भी दृश्य दिख रहे हैं उनको विस्तार से सटीक रूप से शब्दों में व्यक्त करना। सभी तत्वों को शामिल करें, चित्र में दिखाई दे रहे सभी महत्वपूर्ण तत्वों को ध्यान से देखें, जैसे लोग, वस्तुएं, रंग और गतिविधियां। संगति बनाए रखें, विवरण का ऐसा संगठन जो पाठक को चित्र की पूरी जानकारी एक साथ मिल सकती है। मतलब ऐसी चीजों पर ध्यान करें। जैसे चित्र में एक बच्चा हरे रंग के बगीचे में खेल रहा है, आसपास रंग बिरंगे फूल हैं, आकाश साफ है। ठीक है, तो सारी चीजों पे जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उस पर ध्यान दें। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, जिसमें मुख्य विचारों से शुरुआत करें। अपने लेखन की शुरुआत एक केंद्रीय विचार या वाक्य से करें, विस्तार और उदाहरण से जोड़ें। संगठन बनाए रखें, मतलब उसमें लॉजिक जोड़ें पाठ, ताकि पाठ की जो सामग्री है समझने में कोई कठिनाई ना हो।
शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है, इस तरीके से उदाहरण ले सकते हैं। केवल ना ज्ञान प्राप्त करती है बल्कि ये व्यक्तित्व विकास में भी मदद करती है। ऐसे जो है स्पष्ट संरचना बनाए रखें, निबंध में परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष का पालन करें। मतलब इंट्रोडक्शन होना चाहिए, परिचय होना चाहिए, मुख्य भाग होना चाहिए उसका, और कंक्लूजन होना चाहिए। संदेश स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, जो भी निबंध आपने लिखा है वो स्पष्ट हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट हो। विवरण और उदाहरण दें, जब भी आप उद्देश्य आपका जो भी होता है, जब भी ऐसे आप वो करते हैं तो विचारों को प्रासंगिक उदाहरणों और जो भी फैक्ट हैं उनके साथ उदाहरण दें। जैसे स्वच्छता का महत्व आज के समय में बढ़ गया है। ये ना केवल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है बल्कि समाज में आदर्श भी प्रस्तुत करता है। इस तरीके से स्टोरियां, कहानी का प्रारंभ अगर कहानी हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो, मतलब दिलचस्प हो। कोई घटना ऐसी प्रस्तुत करे जिससे जो बच्चे का ध्यान हो उसकी तरफ आकर्षित हो। विकास और चरित्र निर्माण, कहानी में पाठों और घटनाओं का विस्तार से वर्णन करें ताकि पाठक कहानी से जुड़ सके। निष्कर्ष हो, कहानी का उपयुक्त और सशक्त निष्कर्ष होना चाहिए जो पाठक को संतुष्ट करें। उदाहरण, एक बार एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था। उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत से गांव का नाम रोशन किया। ठीक है। 5.2 है प्रैक्टिसिंग डेली लिविंग राइटिंग एप्लीकेशंस, एजेंडास, मिनट्स, नोट टेकिंग। तो सब प्रैक्टिस डेली लिविंग राइटिंग एप्लीकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन जो है अधिकारियों के को आवेदन या स्टूडेंट का हो, कार्यालय, स्कूल से संबंधित किसी भी प्रकार के निवेदन को आवेदन या एप्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसकी संरचना क्या होती है? विषय होता है, दिनांक होता है, संबोधन होता है, आवेदन उद्देश्य होता है, धन्यवाद होता है। उदाहरण क्या है? जैसे विषय छुट्टी के लिए आवेदन करना है। ठीक है। दिनांक क्या है हमने ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल आज 12 जनवरी है, 12 जनवरी ले ली। संबोधन किसको देना है? प्रिय महोदय, महोदय, या जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, जैसे निर्देशक हो गया। तो किसको देना है? सादर निवेदन है कि मुझे 14 जनवरी को व्यक्तिगत कारणों से अवकाश की आवश्यकता है, कृपया मेरी छुट्टी स्वीकार करें। इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद धन्यवाद लिखना है और आपका नाम लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एजेंडा, मिनट्स। एजेंडा जो हर बैठक में क्या क्या बिंदु चर्चित होते हैं। जैसे मीटिंग होती है तो उसका एजेंडा क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से विषय पे चर्चा करना है तो उसकी सूची बनाना। हर बिंदु का समय निर्धारण करना कि इसको इतने मिनट में डिस्कस करेंगे, इसको इतने मिनट में डिस्कस करेंगे। उदाहरण, जैसे विषय वार्षिक बैठक एजेंडा है, स्वागत क्या है? स्वागत भाषण है, स्पीच देनी है, पिछले साल की प्रगति रिपोर्ट देनी है, बजट अनुमोदन देना है, आगामी योजना बनानी, समापन। ठीक है। क्या है? मिनट्स क्या? बैठक के दौरान चर्चा किए गए बिंदुओं पर निर्णय लेने का लिखित विवरण होता है। जैसे बैठक में क्या निर्णय लिया गया, ये मिनट्स में लिखा जाता है। नेक्स्ट है इसका उदाहरण जो है, जैसे 12 जनवरी 2025 की बैठक के मिनट्स जो है, स्वागत भाषण के सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, पिछले साल की जो भी मतलब जो भी हमने एजेंडा बनाया था उसको लागू किया गया, वो होता है मिनट्स। तो इसमें पिछले जो भी प्रस्तुति रिपोर्ट थी वो प्रस्तुति की गई, बजट पर चर्चा की गई, प्रस्तावित बजट को मंजूरी दी गई, आगामी योजना पर विचार किया गया, कुछ संशोधन किए गए, बैठक का समापन 12 बजे किया गया है। इस तरीके से हम इसको नोट करते हैं। नेक्स्ट है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? किसी बैठक, लेक्चर या चर्चाओं का संक्षेप में रिकॉर्ड रखना। ये आसानी से संक्षिप्त और बिंदुवार होता है, मतलब इसमें बिंदु होती है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। उदाहरण क्या होगा? शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में सुधार के लिए नई योजनाओं पर चर्चा, सरकारी स्कूलों में संसाधनों की कमी, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता, शिक्षा बजट में वृद्धि की संभावना। ठीक है, इस तरीके से हम पॉइंट बनाते हैं नोट टेकिंग में। 5.3 है प्रैक्टिसिंग कन्वर्टिंग राइटिंग इंफॉर्मेशन इनटू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर पूछा है कि लिखित जानकारी में ग्राफिकल रूप से परिवर्तन करने का अभ्यास। इसकी सारांश और महत्वपूर्ण जानकारी की पहचान क्या है? सबसे पहले लिखित जानकारी में से प्रमुख बिंदु जो होते हैं या आंकड़े होते हैं उनकी पहचान करना। ये जानकारी ऐसी होनी चाहिए जिसे ग्राफिकल रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
उदाहरण, यदि एक रिपोर्ट में विभिन्न देशों का आय और स्तर बताया गया है तो आप उन देशों के नाम और आय स्तर को ग्राफ में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी ग्राफ हो तो मतलब कोई भी आंकड़ा हो उसको हम ग्राफ में बना सकते हैं, जो चीजें याद रहती हैं हमेशा। उपयुक्त ग्राफ, जिसके लिए क्या करेंगे, उपयुक्त ग्राफ का चयन, जानकारी के प्रकार के अनुसार उपयुक्त ग्राफ का चयन कर सकते हैं। जैसे बार चार्ट ले सकते हैं, जैसे विभिन्न श्रेणियों की, अगर श्रेणियों की तुलना करनी हो तो बार चार्ट ले सकते हैं। लाइन ग्राफ जब समय के साथ किसी चीज के परिवर्तन को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट का यूज कर सकते हैं, हिस्सों का पूरे में प्रतिशत रूप में वितरण दिखाने के लिए। स्कैटर प्लॉट डेटा के बीच संबंध दिखाने के लिए ले सकते हैं। डेटा का दृश्य रूप से रूपांतरण, लिखित आंकड़ों को चयनित ग्राफ में सही ढंग से स्थानांतरित करें। उसमें ये सुनिश्चित करना कि जो भी ग्राफ बनाए गए वो सही तरीके से दर्शाए गए डेटा और पाठ को समझाने में आसान है या नहीं है। उदाहरण, जैसे किसी कंपनी की बिक्री रिपोर्ट में विभिन्न महीनों के आंकड़े दिए गए हों तो उन आंकड़ों को एक लाइन में ग्राफ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है ताकि बिक्री के रुझान को आसानी से देखा जा सके। ग्राफ का लेबल और टाइटल, ग्राफ में स्पष्ट लेबल और शीर्षक देना महत्वपूर्ण है। ये दर्शकों को ये समझने में मदद करता है कि डेटा का अर्थ क्या है। विभिन्न देशों में औसत आय या 2023 में मासिक बिक्री रुझान जैसा स्पष्ट शीर्षक और अक्षरों पर उपयुक्त लेबल होना चाहिए। स्पष्ट और सरल होना चाहिए, जो भी ग्राफ हो वो स्पष्ट और सरल होना चाहिए। अधिक जानकारी या जटिलता से बचें ताकि ग्राफ सहज रूप से समझ में आसान बने। नेक्स्ट पॉइंट है 5.4, प्रैक्टिसिंग फिलिंग अप सर्वे फॉर्म, फीडबैक, रिस्पॉन्स, चेकलिस्ट। सर्वे फॉर्म, फीडबैक, प्रतिक्रिया और चेकलिस्ट भरने का अभ्यास। तो जब भी सर्वे करते हैं या सर्वे के क्वेश्चन आते हैं, जब हम उनको भरते हैं फीडबैक फॉर्म, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो भी सर्वे में क्वेश्चन है उनको सबसे पहले सही तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि जो भी जानकारी है उस वो समझ में आ जाए और जो भी उसका जवाब है सटीक और ईमानदारी से उसका उत्तर दें। खासकर यदि आंकड़ों या शोध के उद्देश्य से किया जा रहा है, अगर आंकड़े उद्देश्य एकत्रित कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। चयनित विकल्प पर ध्यान दें, यदि कोई बहुविकल्पीय प्रश्न है तो सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। उदाहरण, क्या आप इस उत्पाद से संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, कभी नहीं में से चयन करना चाहिए। फिलिंग फॉर्म, फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं? सभी विवरण सही से भरें। व्यक्तिगत जानकारी है जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि को ठीक से भरना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, यदि फॉर्म में किसी दस्तावेज की आवश्यकता है तो उसे उसमें इंक्लूड करें, उसमें शामिल करें, संलग्न करना ना भूलें। प्रारूप का पालन करें, किसी भी कॉलम में जानकारी भरते समय निर्धारित प्रारूप का पालन करें। जैसे डेट है, उसका प्रारूप है दिन, महीना, वर्ष। उदाहरण क्या होगा, आपका पूरा नाम, जन्म तिथि और पता, ये सारी चीजें होनी चाहिए। फीडबैक प्रतिक्रियाएं, फीडबैक रिस्पॉन्स देना, सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया दें। यदि कोई फीडबैक दिया जा रहा है तो सकारात्मक तरीके से उपयोगी सुझाव के साथ प्रतिक्रिया दें। विशेष बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छे अनुभव के साथ सुधार के क्षेत्रों को भी उपयोग करें, उजागर करें। उदाहरण क्या है, सेवा बहुत अच्छी थी लेकिन पंजीकरण प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। चेकलिस्ट भरना, चेकलिस्ट में भी जो भी बिंदु हैं उनकी समीक्षा करें, उसके पहले ध्यान से पढ़ें, सुनिश्चित करें, उसके बाद अपने कार्यों को पूरा करें। चेक बॉक्स का सही तरीके से उपयोग करें, हर कार्य को पूरा करने के बाद उसके बगल में चेक मार्क्स लगाएं। उदाहरण के लिए बैग पैक करें, दवाइयाँ लाकर रखी, मूल्यांकन रिपोर्ट भरी, सब में टिक मार्क्स आदि भरें। 5.5 में है रिफ्लेक्शन ऑन द कोर्स, फॉर्म थ्योरी टू प्रैक्टिस टू इनिशिएटिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव। मतलब सिद्धांत को सबसे पहले रिफ्लेक्टिंग ऑन द कोर्स, फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिस टू इंस्टॉलिंग प्रोसेस टू इम्प्रूव। तो सबसे पहले सिद्धांत को समझना, कोर्स के दौरान सिद्धांतिक ज्ञान को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है ताकि वास्तविक जीवन में लागू किया जा सके। अभ्यास में लागू करना, सिद्धांतिक ज्ञान को विभिन्न गतिविधियों और अभ्यासों के माध्यम से वास्तविक जीवन में परिप्रेक्ष्य में लागू करना। मतलब जो भी थ्योरी है उसको नॉलेज में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसको में लागू करना। जैसे हम साइकोलॉजी में बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल थॉर्नडाइक की थ्योरी हम ले लें तो उसमें क्या बोला गया, उसके जो नियम हैं, मतलब
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनमें से क्या होता है, तत्परता का नियम जैसे हमें रेडी होना चाहिए किसी चीज के लिए, लर्निंग के लिए, ठीक है, उसको अपने जीवन में लागू करना। अभ्यास का नियम मतलब कितनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्स करेंगे, उतना ज्यादा हमारा पाठ या हमारी जो लर्निंग होगी वो प्रभावी होगी। तो उसको अपने जीवन में लागू करना। प्रारंभिक शिक्षा की प्रक्रिया की शुरुआत, इनिशिएटिंग प्रोसेस, सुधार की दिशा में कदम उठाना। जैसे कोर्स के दौरान प्राप्त ज्ञान, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है या कौशल होता है, उसके आधार पर सुधार की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण, सुधार के लिए विशिष्ट, मापनीय, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध स्मार्ट लक्ष्य तय कर सकते हैं। उदाहरण क्या होगा इसका, शिक्षा में सुधार लाने के लिए शिक्षक अपनी पढ़ाई की तकनीकी बदल सकता है। जैसे जब हम कुछ पढ़ा रहे हैं और वो समझ में नहीं आए, तो हम अपनी टेक्निक्स को बदल सकते हैं उसको समझाने के लिए। प्रोसेस टू इम्प्रूव, निरंतर विकास, सुधार की प्रक्रिया एक निरंतर और विकासशील प्रक्रिया होती है। इसे समय समय पर समीक्षा और समायोजन करने की आवश्यकता होती है। फीडबैक का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सुधार में सहकर्मी और छात्रों से प्राप्त फीडबैक का महत्व, जो आगे बढ़ने में मदद करता है। अगर किसी शिक्षक की शिक्षण विधि से छात्रों को अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो वो अपनी तकनीकों में बदलाव लाने के लिए नई तरीके और विधियों को अपना सकता है। कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। आपका D17 का भी पेपर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लास्ट पेपर बचा है B11E, जो मैं लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। और जो भी कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते। मैंने कोशिश की है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ, और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। बाकी बने रहिए मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फिर मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, शुक्रिया।